नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। अब तक हमने वसंत के 4 पाठ, हिंदी व्याकरण के 4 पाठ पढ़ लिए हैं और पूरक पुस्तिका उसके भी हम पाठ पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे रचना भाग, क्योंकि हमारा जो प्रश्न पत्र होता है 4 भागों में विभक्त होता है। जो उसका अंतिम भाग होता है रचना भाग, जिसमें हम निबंध, पत्र और संवाद या विज्ञापन लेखन का कार्य करते हैं। तो उसमें से आज हम जानेंगे पत्रों के प्रारूप के बारे में, चाहे वह औपचारिक पत्र हैं अथवा अनौपचारिक पत्र हैं। सबसे पहले औपचारिक पत्र का प्रारूप और फिर अनौपचारिक का प्रारूप होता है फॉर्मेट की, किस तरह से हमें लिखना चाहिए। तो औपचारिक पत्र होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के, जिसमें हम लिखते हैं प्रार्थना पत्र, इसको आवेदन पत्र भी कहते हैं, शिकायती पत्र जो विभिन्न विभागों को लिखे जाते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट को लिखें, हम नगर पालिका को लिखें इस तरह से, या किसी एडिटर को, संपादक को लिखें। फिर आता है व्यावसायिक पत्र। तो ये जो तीनों प्रकार के पत्र हैं ये औपचारिक पत्र होते हैं और इनको इस प्रारूप में लिखना होता है जो यहाँ पर मैंने दिखाया है। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई पत्र लिखें, जो इसका मध्य भाग होता है जिसमें हम सविनय निवेदन से शुरू करते हैं, जहाँ पर ये जो पंक्तियाँ खाली छोड़ी गई यहाँ पर, जब भी हम यहाँ लिखें, पत्र की जो भाषा है वह बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और बात इस तरह से कही जाए कि वह पूरी हो, अधूरी ना लगे और उसमें कुछ ऐसा ना हो कि कुछ शंका मन में उत्पन्न हो। तो स्पष्टता, संक्षिप्तता, शिष्टता और पूर्णता और शब्दों का चयन भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए। तो पत्र लिखते समय बीच के मध्य भाग में तो ये विशेष ध्यान रखना ही रखना है। अब जानते हैं प्रारूप क्या है। सबसे पहले जहाँ पर लिखने वाला है, तो लिखने वाले का जो है उसका एड्रेस, उसका पता आता है। अब जैसे आप पेपर में बैठकर लिख रहे हैं तो वो परीक्षा भवन है, तो आप परीक्षा भवन में बैठकर लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन आपका कौन से शहर में है आप वो लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने परीक्षा भवन लिखा, फिर परीक्षा भवन आप सोनीपत में बैठकर दे रहे हैं तो आप सोनीपत लिखेंगे। फिर आप उसके नीचे एक पंक्ति छोड़ दें ताकि स्पष्ट रहे कि यहाँ पर ये एड्रेस आ गया है, पता आ गया है, अब हमें ये लिखना है। उसके बाद हमें लिखना होता है संबोधन, जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता, उसकी जानकारी पहले हमें देनी होती है कि हम किसे लिख रहे हैं। मान लो आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखना है तो संबोधन में आएगा, जैसे हम सेवा में लिखते हैं तो सेवा में इसमें नहीं लिखा गया है तो आप सेवा में लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो भी अंक नहीं कटेंगे। तो सेवा में लिख लें अभी तो भी ठीक है और नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि अब परिवर्तन जो है फॉर्मेट में, प्रारूप में आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य। अब अगर पेपर में जो स्टेटमेंट आई है कि किसको पत्र लिखना है, अगर उसमें प्रधानाचार्य शब्द है तो आप प्रधानाचार्य लिखेंगे। अगर उसमें मुख्याध्यापक लिखा है तो आप वही लिखेंगे। अगर उसमें प्रधानाचार्य स्त्रीलिंग में लिखा है तो आप वही लिखेंगे। तो ये आपको जब पेपर में जो लिखा आएगा उससे ध्यान से पढ़कर लिखना है। फिर प्रधानाचार्य है तो किस विद्यालय का है, आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। ऋषिकुल विद्यापीठ, यहाँ पर जैसे जिसने लिखा होगा उनका उदय प्रताप कॉलेज रहा होगा, तो आपको यहाँ अपना विद्यालय लिखना है, ऋषिकुल विद्यापीठ। फिर वाराणसी शहर का नाम लिखा है, हमने लिखना है सोनीपत। तो इस तरह से जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस आता है। फिर उसके बाद हमें विषय लिखना होता है कि इस पत्र लिखने का रीज़न क्या है, हमने क्यों लिखा है। क्योंकि जो अधिकारी होते हैं बहुत समय नहीं होता, तो विषय से वो समझ लेते हैं कि पत्र किस संदर्भ में होगा। तो ये बेहद आवश्यक अंग है विषय औपचारिक पत्रों में कि आपको लिखना ही होता है। अगर आपको छुट्टी चाहिए आप कहेंगे अवकाश के लिए, आपको ज़रूरी काम है आप कहेंगे ज़रूरी काम के लिए, ज़रूरी काम हेतु अर्थात के लिए। जो भी आपका कारण है वो आपको विषय में लिखना होता है। पूरी पंक्ति नहीं लिखनी होती कि जो पेपर में स्टेटमेंट आई है कि अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, ऐसा नहीं लिखना। वहाँ से सिर्फ आपने कितना उठाना है कि 2 दिन के अवकाश हेतु। फिर है उनको एक संबोधन देना है जिसको आप लिख रहे हैं, आदर सूचक संबोधन। जैसे यहाँ लिखा है मान्यवर, आप महोदय भी लिख सकते हैं, श्रीमान जी भी लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों का कि जो आदर सूचक शब्द होते हैं उनसे संबोधित करते हुए हमें अपनी बात शुरू करनी होती है। फिर उससे अगली पंक्ति में हमें
सविनय निवेदन से करना है। कि विनय होता है कि बहुत विनम्रता से निवेदन होता है, रिक्वेस्ट, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्या वो अब आपको अपना बीच में जो है मध्य भाग में विषय वस्तु लिखनी है, अपने आप इसको बनाना है कि आपको क्या चाहिए जिसको आपने पत्र लिखा है। तो आपको अपनी पूरी बातें यहाँ संक्षेप में लिखनी है। फिर जब आपकी बात यहाँ पूरी हो जाए तो आप कोई आपके लिए कुछ काम करेगा तो आपको उसे धन्यवाद भी देना होता है। आप कहेंगे आपकी अति कृपा होगी। ये औपचारिक से शब्द वाक्य होते हैं जो आपको लिखने ही होते हैं। फिर आप उनके शिष्य लगते हैं, स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य है, क्योंकि प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य है। तो और कुछ संबोधन है, किसी अधिकारी को लिखेंगे तो हम प्रार्थना करें तो हम प्रार्थी लिख सकते हैं, या हम भवदीय भी लिख सकते हैं। फिर क ख ग, क्योंकि आपका नाम जहाँ यहाँ पर आपका नाम आता है, फिर आपकी कक्षा कौन सी है, और फिर दिनांक। अब जब हम पेपर 10th में जब पेपर देना होता है तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि हमें अपने विद्यालय का नाम और अपना नाम नहीं लिखना होता, इसलिए हम क ख ग लिख देते हैं। क ख ग विद्यालय, क ख ग आपके नाम की जगह भी क ख ग जैसे लिखा है इसने भी, आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग। तो इस तरह से आपको कोई भी औपचारिक पत्र लिखना होता है। अब है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में पर्सनल लेटर्स बोलते हो, जो किसी अधिकारी को नहीं, अपने भाई बंधुओं को, अपने माता पिता को, इनको लिखा जाता है, उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में बधाई पत्र भी हो सकता है, शुभकामना पत्र भी हो सकता है, निमंत्रण पत्र भी हो सकता है, अनेक प्रकार होते हैं। तो आप अपने मित्र को लिख सकते हैं, बहन को, भाई को, माता को, पिता को, चाचा चाची को, जो ये पत्र लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक कहते हैं। तो उसका प्रारूप देखते हैं कि उसका प्रारूप क्या होता है। इसमें भी सबसे पहले लिखने वाले का एड्रेस पता लिखना है, आपका अपना जो लिखने वाला है उसका। फिर से वही है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, परीक्षा भवन में बैठे हैं, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। तो आप लिखेंगे परीक्षा भवन सोनीपत, गुवाहाटी में नहीं है आप सोनीपत में हैं तो आप सोनीपत लिखेंगे। उसके बाद आपने दिनांक लिखनी है। दिनांक उसमें भी लिखनी है औपचारिक पत्र में, शायद फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसमें भी दिनांक लिखनी है, या तो नीचे लिखेंगे या फिर नई दिल्ली के बाद ही दिनांक आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आप जब संबोधन दे देंगे परीक्षा भवन गुवाहाटी, यहाँ गुवाहाटी आप सोनीपत लिखेंगे। इसके बाद दिनांक लिखनी है कि आप किस तिथि को यह पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद जिसको लिख रहे हैं आदर सूचक संबोधन के साथ उनसे आपका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, उसका जिक्र करेंगे। जैसे इसमें चाचा जी को लिखा गया है तो आदरणीय चाचा जी, आप पूज्य भी लिख सकते हैं, आप श्रद्धेय भी लिख सकते हैं। अगर आपका मित्र है तो वहाँ आदरणीय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो साथ के होते हैं हम उन्हें प्रिय कह सकते हैं, प्रिय मित्र। अब फिर उनको अभिवादन भी करना जरूरी है अपने बड़ों को, तो सादर प्रणाम, आप नमस्ते भी कह सकते हैं। अगर आपका मित्र है तो आपको सादर लिखने की आवश्यकता नहीं है, मित्रों में औपचारिकता इस तरह की थोड़ी कम हो जाती है, तो आप सीधा नमस्ते लिख सकते हैं, नमस्कार। फिर इसमें जो आपको पंक्तियां लिखनी चाहिए कि जो पत्र आए किसी को भी लिखना है, चाहे मित्र को, भाई बहन को, तो ये पंक्तियां आपको लिखनी अनिवार्य हो जाती हैं कि जैसे मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ, आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे, या आपका पत्र मिला, पढ़कर सूचना मिली, वहाँ की स्थिति के बारे में जाना। तो इस तरह से आपने अपना कुशल क्षेम कि आप ठीक है यह भी बताना है, और सामने वाले से भी पूछना होता है। तो ये पंक्तियाँ अवश्य लिखें। जैसे इसने लिख दिया है, कल आपका पत्र मिला, समाचार मिले, अब आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। इस तरह से आपको कोई ना कोई पंक्ति लिखनी है कि मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि आप भी अपनी जगह पर बिल्कुल सकुशल होंगे या सपरिवार कुशल पूर्वक होंगे। आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। फिर आप असली मुद्दे पर आएंगे जिस बारे में आपने बताना है। मान लो आपने छुट्टियों में किसी मित्र को अपने पास बुलाना है, तो आप लिखेंगे कि हम क्या क्या करेंगे छुट्टियों में आपको बुलाना है, तो वह यहाँ मध्य भाग में लिखेंगे। फिर उसमें अंत में आप घर के बड़ों को, जिसको भी पत्र लिख रहे हैं, उनके लिए चाहे चरण स्पर्श लिखें, अभिवादन के शब्द लिखेंगे, नमस्ते कहें, कोई छोटा है तो उसके लिए स्नेह भेजेंगे, ये लिखना जरूरी होता है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि आपका उस विशेष व्यक्ति से क्या संबंध है। जैसे यहाँ चाचा हैं तो उनका भतीजा हो गया, पिता को या माता को लिख रहे हैं तो आपका प्यारा या प्रिय पुत्र हो जाएगा, बहन को लिख रहे हैं तो तुम्हारा भाई हो जाएगा,
मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र नीचे क ख ग। तो इस तरह से ये प्रारूप होता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसी आधार पर जब भी आपको पत्र या प्रार्थना पत्र लिखने के लिए मिले तो इस प्रारूप का विशेष ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।